Hi guys, good morning all of you. This is Mithun sir. Welcome back to my channel MS Academy. Guys, today we are taking up chapter 12 in science class 9th NCERT, that is improvement in food resources. आप जैसे जानते ही हैं कि हमें हमारे डेली रूटीन काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए एनर्जी. और गाइस एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है फूड से, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू गेट फूड, टू गेट एनर्जी. ओके, सी गाइस, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. ठीक है, सबको खाना चाहिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए. खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए. एनर्जी क्यों चाहिए? काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए, राइट? See guys, food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth and health. ठीक है, तो फूड से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स मिलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग वेजिटेबल से, फ्रूट से. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए? फॉर हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए. सी गाइस, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. ठीक है, तो बोला गया है कि जो फूड का सोर्स है वो आपको प्लांट से भी मिलता है. ठीक है, जो वेजिटेरियन है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? See guys, we obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब हम एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं. ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है. We read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make do with the current levels of production? तो गाइस, हम लोग देखते ही हैं कि अगर आपको पता हो तो आज़ादी के बाद 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बना था. ठीक है, 5 ईयर प्लान जिसे हम लोग कहते हैं. और 1951 से पहला 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1951 से 56 तक. तो हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे सिर्फ पहले 5 ईयर प्लान में ही फोकस किया था, क्योंकि बट ऑब्वियसली गाइस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ डेवलप्ड है वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेसिस पे. ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 तरह के काम होते हैं. एग्रीकल्चर हमारा जो पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिर होता है सर्विस सेक्टर. जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे डेवलप्ड किसके बेसिस पे हैं? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बेसिस पे. तो बट ऑब्वियस है कि जो एक डेवलपिंग कंट्री है वो तो यही देखेगी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कैसे डेवलप हुए. तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर के बेसिस पे डेवलप्ड हुए हैं. ठीक है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर. तो हमारी कंट्री ने भी क्या किया? हमारी कंट्री ने भी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया. और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, फ्रॉम दैट 5 ईयर प्लान टिल नाउ हम लोग फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किस पे कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर पे. लेकिन गाइस, फिर भी बहुत सारे अलग अलग प्लानिंग्स की योजनाएं हुई, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, वाइट रेवोल्यूशन था. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर सकें, और वाइट रेवोल्यूशन का मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए. ओके, नाउ सी, इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. ठीक है, इंडिया इज़ अ पॉपुलस कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. इंडिया जनरली सेकेंड रैंक पे पॉपुलेशन में आता है चाइना के बाद. ठीक है, लास्ट हमारा पॉपुलेशन सेंसस 2021 में नहीं हुआ, अब आगे पता नहीं. आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल. 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, वी नो दैट, एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग. एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than a quarter a billion tons of grain every year. तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है गाइस, लोग ज़्यादा होंगे तो खाना भी ज़्यादा चाहिए, बट ऑब्वियस है. और खाना कहाँ से आएगा? खेती से आएगा. एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे और खाना कम होगा, तो दूसरे कंट्रीज से हमें ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, राइट? सी, दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अनाज ज़्यादा कहाँ से आएगा? ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ज़्यादा कहाँ से आएंगे? ज़्यादा खेती करने से, ज़्यादा प्रोडक्शन करने से। तो हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें उससे ज़्यादा खेती करनी है, प्रोडक्शन करना है, कल्टीवेशन करना है। नाउ बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। लेकिन भाई इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसमें कल्टीवेशन कर रखा है, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी ज़्यादा लोग हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर खेती हम इंटेंस तरीके से कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है कि, क्योंकि देखो हमने ज़मीन छोड़ी ही नहीं है, ज़्यादातर ज़मीनों पे हमने खेती कर ली है, ज़्यादातर प्रोडक्शन हम कर चुके हैं। तो और प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ किया जाए? क्योंकि जो बाकी की ज़मीनें हैं वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो फिर हमें या तो ऐसा करना पड़ेगा कि उन ज़मीनों को उपजाऊ बनाना होगा, कि उनके अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जिन एलिमेंट्स की कमी है, ठीक है, जो भी उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, उन सॉइल के अंदर वो एलिमेंट्स अगर हम लोग ऐड कर दें, नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है, तो शायद वो उपजाऊ हो जाए। बाकी जितनी भी उपजाऊ, मतलब जिन ज़मीनों पे प्रोडक्शन होता है, उसे हिंदी में उपजाऊ कहा जाता है, जिसे एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है। ओके, देयरफॉर it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. livestock मतलब जो बेर बकरियां होती है, गाय भैंस हैं, उन्हें livestock कहा जाता है। See, efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far. We have had the green revolution which contributed to increase food grain production. हमने काफ़ी सारे स्टेट्स में इंडिया लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है हमने हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की थी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया था खेती के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन कुछ स्टेट्स को फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी के स्टेट्स को फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल ओवर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, लेकिन हर एक स्टेट को एडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का नहीं हुआ गाइस। See, we have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. और इसके साथ ही हम लोग white revolution भी किया देश भर के अंदर, ताकि दूध का प्रोडक्शन का क्वालिटी और भी अच्छा हो, प्रोडक्शन भी अच्छा हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और उसका भी फ़ायदा, देखो फ़ायदा हर जगह नहीं मिलता, ठीक है। जैसे हर जगह एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पूरी तरह से क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि गाइस इंडिया इज़ ए एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री मतलब एग्रीकल्चरल कंट्री है। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं, ठीक है, रूरल गांव में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इंडिया में 640 से भी ज़्यादा विलेजेस हैं, और हमारी पब्लिक जो है, जो मेजर पब्लिक है, वो गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, अर्बन एरिया में नहीं रहती है। अर्बन एरिया जो आपको मेट्रो सिटीज़ चकाचक इतने सारे लोग दिखते हैं, लेकिन गाइस फिर भी जो गांव में पब्लिक है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा है शहर से, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन इज़ मच मोर देन द अर्बन पॉपुलेशन। अब गांव में ज़्यादा अगर पब्लिक रहती है, लोग अगर गांव में ज़्यादा रहते हैं, तो गांव में बट ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए। लेकिन गाइस गांव में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ तो होती ही नहीं है। अब इंडस्ट्रीज़ नहीं होगा तो जो सर्विस सेक्टर है वो भी नहीं होगा, ठीक है। गांव में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ना समझ लो आप, ठीक है। गांव में क्या काम होता है? गांव में होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन गाइस आपको ये पता है कि हमारा जो इंडिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें इरिगेशन सिस्टम सबके पास नहीं है, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है कि जब बारिश नहीं होती है, पहले तो जब बारिश होती है तो हम लोग डैम्स बना के रखते हैं, ठीक है। डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है। जब डैम का पानी कैनाल के थ्रू, पाइप्स के थ्रू खेतों तक पहुंचाया जाता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड वन ऑफ द इरिगेशन, उसे इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन गाइस हमारे पास जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है ना, 100% जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड, जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी एग्रीकल्चरल नहीं है, मतलब उन सब पे खेती नहीं हो सकती। जिनके ऊपर खेती हो सकती है उसे एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है गाइस, ठीक है। तो हमारे पास जो भी 100% एग्रीकल्चरल लैंड है ना गाइस, उन सब के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ 40% लैंड के पास ही इरिगेशन फैसिलिटी है, 60% लैंड के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। मतलब बारिश अगर नहीं होगी तो उन खेतों में खेती नहीं होगी, समझ में आया? तो और हर जगह डैम्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है।
तो डैम्स नहीं हैं, कैनाल्स नहीं बने हुए हैं, तो खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है टोटली मॉनसून पे मेनली डिपेंडेंट है, ठीक है। पंजाब में मोर देन 90% अगर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, मतलब 90% लैंड को पंजाब के अंदर उनको पानी मिल जाता है इरिगेशन के थ्रू, अगर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि पानी डैम में स्टोर किया हुआ है। तो ठीक है, मिजोरम के अंदर खाली 7 पॉइंट समथिंग % है, ठीक है। तो हर जगह इक्वल इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और हमारे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो खेती होती है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिपेंडेंट होता है रेन पे। अगर बारिश नहीं हुई तो इन दैट केस आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई खेती नहीं होगी। ओके, नाउ सी गाइस फर्दर, however these revolutions means that our natural resources are getting used more intensively, ठीक है। तो इन रेवोल्यूशंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बट ऑब्वियस है क्योंकि रेवोल्यूशन जब लाएंगे, हम चेंजेस लाएंगे, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होंगे। एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। बट ऑब्वियस है गाइज, ये सारा का सारा क्या है, ये नेचर से रॉ मटेरियल मिल रहा है। जब जब जो रेवोल्यूशन लाया जा रहा है, तो उस रेवोल्यूशन के लिए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो है, हमें पूरा का पूरा जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। जैसे ये मेरे सामने बेंच रखा हुआ है, ठीक है, ये फिनिश गुड है, इसमें कच्चा क्या हुआ, जैसे वुड है, वुड क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो हमें जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, जो भी जब हमें रेवोल्यूशन लाना होता है, चेंजेस लाने होते हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचर से रॉ मटेरियल लाना और हम अच्छा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, नेचर में इम्बैलेंस लेके आ रहे हैं। हम अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर में इम्बैलेंस लेके आ रहे हैं, ऐसा होता है। सी therefore it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना डेवलपमेंट तो करें, हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हम हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें, डिग्रेड ना करें। आजकल आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंटार्क्टिका वगैरह में 30-30 सालों से जो स्नो है, बर्फ़ है, वो पिघल रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हीट इंक्रीज़ होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। ऑलरेडी हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो लैंड मास है कम है, 30% है और 70% पानी है। अब पानी का जो लेवल है और भी इंक्रीज़ होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ना वाई देयर इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग, क्यों इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है? एक तो चलो ये है कि सन की एज इंक्रीज़ होती जा रही है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो इतना इंडस्ट्री है, गाड़ियाँ हैं, जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, और जिसकी वजह से जो स्नोफॉल्स हैं वो सब मेल्ट हो रहे हैं, स्नो जो है मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। See, here there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. और simply हम लोग प्रोडक्शन कर करके उन ग्रेन्स को अगर स्टोर करते हैं तो गाइस ग्रेन्स को मेंटेन भी तो करना पड़ता है, ठीक है। आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो आप हमेशा डेट चेक करते हो, वो चीज़ फ्रेश चाहिए होती है, ज़्यादा रखी हुई होगी, पुरानी होगी तो भी आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहोगे। तो गाइस जब कोई भी चीज़ हम लोग चलो प्रोडक्शन तो कर लें, लेकिन जब उसको स्टोर किया जाता है तो धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है। उसको फ्रेश रखने के लिए हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑल द थिंग्स, ठीक है। So people should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. So guys, अगर आपको फूड चाहिए तो आपको उसे परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए आपके पास नौकरी होनी चाहिए, नौकरी के लिए बट अब ऐसे कि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। याद रखना, जब आप डिमांड करोगे चीज़ों का तब उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, मतलब लोग चाहिए, लोग चाहिए तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी तो उनकी इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो ही वो खर्चा कर पाएंगे, वो फूड परचेस कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मार्केट में डिमांड होना चाहिए,
डिमांड होगा तो प्रोडक्शन होगा और फूड की अवेलेबिलिटी होगी, और फूड की अवेलेबिलिटी होगी और आपके पास पैसा होगा तब आप फूड परचेस कर पाओगे, राइट। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। अपने जीने के लिए मेजोरिटी हमारी, मैंने क्या बोला, हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहता है, रूरल, गांव में, ठीक है। तो ज़्यादातर अपना जीवन का गुजारा करने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए हमारे जो मेजर पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है गाइस। See, increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब जो फार्मर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज करेंगे तब जाके वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। वो अपनी हंगर से फाइट करेंगे, ठीक है। जो उनकी भूख है, मतलब 2 वक्त का जो खाना चाहिए, वो खाना कहाँ से आएगा, जब वो खेती करेंगे, जब काम होगा गाइस। क्योंकि गाइस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यस। अब ये डिस्गाइज क्या होता है गाइस, देखो डिस्गाइज का मतलब होता है नकाब, ठीक है। नकाब मतलब मास्क। जब कोई भी इंसान मास्क लगा देता है तो अंदर से तो कोई और है, उसकी पहचान कुछ और है, मास्क लगाने की वजह से वो कुछ और दिख रहा है। तो गाइस डिस्गाइज का मतलब एक्चुअली ये होता है कि मास्क, नकाब। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि बंदा, इंसान दिख कुछ और रहा है कुछ और। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डिस्गाइज्ड वर्ड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि सपोज कर लो कि एक एक खेत में, ठीक है, एक फार्म के अंदर, उस ज़मीन के अंदर सिर्फ 4 लोग ही काम कर सकते हैं। लेकिन घर के अंदर, फैमिली के अंदर सपोज 10 लोग हैं और वो 6 लोग बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो 6 लोग भी क्या करते हैं, वो 4 लोगों के साथ उनका हाथ बटाते हैं, उनको मदद करते हैं, ठीक है। अब सामने से मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, वो खेत के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अरे हाँ भाई 10 लोगों के पास काम है, 10 लोगों के पास नौकरी है, 10 लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 लोग उसके अकॉर्डिंग कमा रहे होंगे। लेकिन गाइस एक्चुअली वो प्रोडक्शन जो भी हो रहा है ना, सिर्फ 4 लोगों की वजह से हो रहा है। जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो हमें दिख क्या रहा है, 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम कितने कर रहे हैं, 4 लोग ही काम कर रहे हैं। तो दिख कुछ और रहा है कुछ और वो 6 लोगों के पास एक्चुअली नौकरी नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगारी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और डिस्गाइज्ड का मतलब होता है दिख रहा है कि उनके पास नौकरी है लेकिन उनके पास एक्चुअली काम नहीं है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन to obtain high yields from farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. The question thus becomes, how do we increase the yield of crops and livestock? तो गाइज यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सको। उसमें आपको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, मतलब आपको टाइम टू टाइम, एक साल के अंदर एक ही क्रॉप ग्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक आप अगर एक ही क्रॉप ग्रो करोगे तो काफ़ी बार सॉइल जो है धीरे धीरे लेस फर्टाइल होती जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि वो एक ही तरह का क्रॉप क्या कर रहा है ना, वो उससे जो भी एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, वो ज़मीन में से ले लेता है। तो धीरे धीरे ज़मीन में क्या हो रहा है कि उस तरह का एलिमेंट कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो जब आप आगे चल के दूसरा क्रॉप ग्रो करोगे तो उससे सफिशिएंट एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी एक तरह से। समझ में आया? नाउ सी गाइस, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। See, cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provides us carbohydrates for energy requirement. ठीक है, हमें वीट से, जैसे काफ़ी लोग मानते हैं कि भाई अरे वीट खाने से इंसान पतला रहता है, मोटा नहीं होता। ऐसा नहीं है गाइस, वीट में भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मेज़ में से भी, मिलेट में और sorghum में से भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। आपको चावल में से एक अच्छा जनरली एनर्जी का सोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती। सी पल्सेस लाइक चना, मटर, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम,
देन पिजन पी, लेंटिल, मसूर प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। आप कोई भी दाल ले लो, ठीक है, कोई भी आप दाल जब खाओगे, पल्सेस खाओगे, तो उसमें से आपको क्या मिलता है गाइस? प्रोटीन। लेकिन गाइस एक और चीज़ आपको बता दूं, कोई भी प्रोटीन काम तब अच्छा करता है जब आपका पानी का इनटेक अच्छा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी पियोगे तब जाके प्रोटीन आपका वर्क करता है, नहीं तो प्रोटीन वर्क नहीं करता। And oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed and sunflower provide us with necessary fats. Vegetables, spices and fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amount of proteins, carbohydrates and fat. तो guys जो oil seeds हैं, ठीक है, वो हमें फैट्स देते हैं। ऑयल से आपको जनरली फैट मिलता है, फैट भी नेसेसरी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, तो काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे डाइट कर रहे हैं, तो डाइट कर रहे हैं तो उसमें आधी चीज़ें तो वो खाते ही नहीं है भाई, ठीक है। कोई प्रोटीन ले रहा है तो प्रोटीन नहीं ले रहा है, दो कार्ब ले रहा है तो कार्ब ही ले रहा है। गाइस आपके बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, आपके बॉडी को नेसेसरी ऑयल भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्ब्स नहीं होगा तो, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो, ठीक है। तो एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और टाइम टू टाइम आपको वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, इन सब से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इनमें से भी आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। In addition to these food crops, fodder crops like berseem, oats or Sudan grass are raised as food for the livestock। और इसके साथ ही हम लोग कुछ जो फॉडर होता है, फॉडर क्रॉप्स मतलब एक तरह से जो चारा होता है, जो हम लोग लाइव स्टॉक को खिलाते हैं, गाय भैंस को खिलाते हैं, भेड़ बकरियों को खिलाते हैं, उनका भी हमें प्रोडक्शन करना है। See guys, different crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for their growth and completion of their life cycle। तो guys जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, हर क्रॉप तेज़ धूप में नहीं ग्रो होगा, हर क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग चाहिए, और सबका टाइम पीरियड भी अलग है। सबको सनलाइट, फोटो पीरियड जो लिखा हुआ है, फोटो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियड, तो फोटो का मतलब है यहाँ पे सनलाइट, जो टाइम ऑफ सनलाइट है, ठीक है, वो भी सबका अलग अलग है, ठीक है। सब एक साथ ग्रो हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। See, growth of photo periods are related to the duration of sunlight. Growth of plants and flowerings are dependent on sunlight. Again plants और flowering है, उनका जो growth है वो dependent है sunlight पे। As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis। हम सबको ही पता है कि plants को क्या क्या चाहिए होता है, plant को sunlight चाहिए होती है, water चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, right? There are some crops which are grown in rainy season, they are called the खरीफ season, ठीक है, खरीफ क्रॉप कहा जाता है, they are called the खरीफ season from the month of June to October, and some of the crops are grown in the winter season are called the rabi season। ठीक है, जो क्रॉप्स मॉनसून सीजन में ग्रो होते हैं उन्हें खरीफ कहा जाता है, और जो क्रॉप्स विंटर सीजन में जनरली उन्हें रबी कहा जाता है, ठीक है। उनका पीरियड है नवंबर टू अप्रैल, और जो मॉनसून सीजन है वो जून टू अक्टूबर। मतलब जो खरीफ क्रॉप्स है गाइस, याद रखना, उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, राइट। आपको पता ना हो, 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए, ठीक है, 1 किलो गेहूं को ग्रो करने के लिए 1500 लीटर्स पानी चला जाता है। 1 किलो गेहूं को ग्रो करने के लिए 1500 लीटर्स जो है पानी चला जाता है। चावल को तो उससे ज़्यादा पानी चाहिए होता है गाइस, ठीक है। सो गाइस, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम और खरीफ क्रॉप। तो पैडी मैंने आपको बोला था, व्हाट इज़ पैडी? पैडी होता है चावल। लेकिन गाइस पैडी और चावल में फ़र्क है तो चावल ही, लेकिन गाइस चावल जो है वो बिना छिलके का होता है, जो आप घर के अंदर देखते हो, अब जो चावल खाते हो। और जो पैडी होता है गाइस, पैडी जो है उसके ऊपर हस्क होता है, छिलका होता है। तो जब चावल छिलके के अंदर है वो पैडी कहलाता है, और जब चावल छिलके से बाहर है तो वो सिर्फ चावल कहलाता है, राइस कहलाता है। ये सारे के सारे क्या है गाइस? खरीफ क्रॉप्स हैं, इन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ये मानसून में ग्रो करते हैं। वेयरएज व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड ये सारे विंटर में होते हैं, रबी क्रॉप्स हैं। In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivable land area। तो guys बोला गया है 1952 से लेके 2010 तक का कंपैरिजन करें, अगर इन 60 ईयर्स का कंपैरिजन करें तो 4 टाइम्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
लेकिन जो कल्टीवेबल लैंड इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ 25% है। वो कितना है? सिर्फ 25% इंक्रीमेंट आया है कल्टीवेबल लैंड में। मतलब जिन ज़मीन के ऊपर जो कल्टीवेशन होता था, खेती होती थी, उसमें 25% इंक्रीज आया है, ठीक है। लेकिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन 4 गुना ज़्यादा हो गया है 60 सालों में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है। 1951 में, आप याद रखना, 1951 में 36.1 करोड़ पॉपुलेशन थी। कितनी? 36.1 करोड़ पॉपुलेशन। और 2011 में गाइज 121.84 हमारा जो है पॉपुलेशन हो गया। मतलब 60 ईयर्स के स्पैन में नियर अबाउट 90 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अनाज भी तो चाहिए, लोग इंक्रीज हो गए तो अनाज भी तो ज़्यादा चाहिए हमें। How has this increased the production been achieved? If we think of the practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. The first is the choice of seeds for planting. The second is the nurturing of the crop plants. ठीक है, सबसे पहले तो हमें सीड्स का सिलेक्शन करना है। सीड्स अच्छे होने चाहिए जिसका प्रोडक्शन अच्छा होता हो, ठीक है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स। उसके बाद हमें सीड्स का ध्यान रखना है, नर्चर करना है उन्हें, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। द थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। और तीसरा है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग, ठीक है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट्स वगैरह से, चूहों से, ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। दस द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड्स। ईल्ड मतलब प्रोडक्शन, कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वेराइटी आप अच्छी सेलेक्ट करो, राइट। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करो, इम्प्रूवमेंट करो, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करो। तो गाइस पहला है हमारा यहाँ पे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, ओके, वो हम देख लेते हैं। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस, ओके, थैंक यू।